गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, हम लोग बहुत दिन से यूट्यूब पे नहीं आ रहे थे क्लास में। आज हम लोग विद्यार्थी एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक में आप लोग बहुत सारा नॉलेज मिलता है, काफी नॉलेज प्राप्त होता है। मैथमेटिकल नॉलेज, भाषा वाला ज्ञान, सब तरह का नॉलेज इसमें मिलता है। इस चैप्टर को हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और ये वीडियो और इस चैप्टर का वीडियो आप लोगों को डेली बाय डेली मिलेगा। आप लोग डे बाय डे इसको देखकर और इसका नोट्स बनाएंगे और इसको याद करेंगे। कहीं यदि आप लोग को दिक्कत होता है समझने में तो आप लोग कमेंट के जरिए पूछेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसको। स्थिर वैद्युतिकी, ये विद्यार्थी एक बात और, ये आपकी एग्जाम में 9 नंबर या 10 नंबर का इससे प्रश्न पूछा जाता है और इस टॉपिक को बच्चे काफी ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि इसके आगे आप लोग को पढ़ना है जैसे विद्युत धारा, चुंबक के बारे में, चुंबकत्व के बारे में। तो उन सभी चैप्टरों का नॉलेज तभी होगा जब इस चैप्टर का नॉलेज आप लोग को विस्तृत रूप में होगा। चलिए आइए ध्यान देते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर कहने का मतलब कि स्थिर होना, रुका हुआ, और वैद्युतिकी कहने का मतलब चार्ज, अर्थात स्थिर आवेश की स्थिति प्रकृति के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो कहते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन कर रहे हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? पता है कि भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश की स्थिति एवं प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। अब स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग को मुख्य रूप से कितने टॉपिक पढ़ने हैं इसके बारे में मैं एक बार बोर्ड पर लिख चुका हूं, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए आप। मुख्य रूप से ये टॉपिक पढ़ने हैं लेकिन इसके अंदर में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं जिसको हम पढ़ाते वक्त में बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक क्या है? सुनिए, पहला टॉपिक है विद्युत आवेश अर्थात विद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है। मुख्य रूप से इस टॉपिक का नाम दिया गया है लेकिन इसके अंदर में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है जिसको हम आगे की तरफ चर्चा करेंगे, आगे पढ़ाते वक्त चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ना है विद्युत विभव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीसरा टॉपिक है गॉस का प्रमेय, इसको इंग्लिश बोलते हैं गॉस थ्योरम। ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने अपने ही नाम को प्रमेय दिया है इसलिए गॉस का प्रमेय रखा गया है। इस टॉपिक में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है और ये गॉस थ्योरम जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक है संधारित्र एवं इसकी धारिता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटी। मतलब संधारित्र कहने का मतलब हो गया जैसे आप लोग गिलास समझते हैं, गिलास में पानी रखा जाता है तो गिलास संधारित्र का काम कर रहा है और गिलास में जितना पानी को रखा जा सकता है तो वह गिलास की धारिता हो गया। ठीक उसी प्रकार से उस संधारित्र की वह पानी धारिता हो, जितना पानी रखा जा सकता है जितनी मात्रा उसको धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता। ये भी टॉपिक काफी लॉन्ग टॉपिक है, इससे प्रश्न कई बार आए हैं। और लास्ट में एक टॉपिक है विद्युत जनित या वान डी ग्राफ जनित। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये प्रश्न 5 अंक में पूछा जाता है कि वान डी ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन करें एवं इसके उपयोग बताएं तथा इसके दोष को लिखें। ये परीक्षा में कई बार 5 अंक में पूछा गया है। ये जो लास्ट टॉपिक है ये एक ही टॉपिक है और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, 5 अंक में कई बार पूछा गया है। इतने ये 5 टॉपिक मुख्य रूप से हो, लेकिन इस 5 टॉपिक में कई टॉपिक पढ़ने हैं जिसको हम पढ़ाते वक्त में चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं विद्युत आवेश से संबंधित कुछ बातों को, कुछ हिस्टोरिकल थॉट्स को, हिस्टोरिकल तथ्य को शुरू करते हैं जिसके बारे में शुरुआत किया गया
कैसे शुरुआत किया गया, कौन से वैज्ञानिक है, क्या उन्होंने बताया, उसके अनुसार हम लोग किसका अध्ययन करते हैं उसके बारे में हम जाने। तो सबसे पहले ईसा से लगभग 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पूर्व एक थेल्स नामक दार्शनिक था। उसने यह बताया कि जब एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से घर्षण कराया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उस स्थिति में उसमें कुछ हल्की वस्तुओं जैसे कागज हो गया, धूल कण हो गया, पंख हो गया आदि को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये बात थेल्स नामक दार्शनिक ने बताया ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व। उसके बाद जो है थेल्स नामक दार्शनिक के इस बात को बताने की बात 16वीं ईस्वी में एक इंग्लैंड के चिकित्सक थे, विलियम गिलबर्ट नामक चिकित्सक, उन्होंने बताया कि सिर्फ एम्बर नामक ही पदार्थ ही नहीं होगा, और भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कांच है, एबोनाइट है, गंधक है, इनको भी वस्तुओं से घर्षण कराने पर इनमें भी कुछ हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जब ये गुण उत्पन्न हो जाता है कि जब दो वस्तुओं के बीच घर्षण कराया जाता है तो किन्हीं वस्तुओं का आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो आखिर इस गुण का नाम क्या होगा? तो इस गुण का नाम सन 1646 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था सर थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक। ध्यान सुनिएगा, सर थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक था। इसने उस गुण का नाम रखा इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम रखा? इलेक्ट्रिसिटी नाम रखा। इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हिंदी के भाषा में विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि बताइए सर्वप्रथम इलेक्ट्रिसिटी नाम किसने दिया? सर थॉमस ब्राउन ने। किसने दिया विद्यार्थी? सर थॉमस ब्राउन ने। कब दिया? सन 1646 ईस्वी में। ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सर थॉमस ब्राउन ने बताया कि यह एक प्रकार का गुण है जिसके कारण किन्हीं वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाता है, अर्थात वस्तुओं में पाए जाने वाला वह गुण जिसके कारण किसी अन्य वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाता है, तो उस गुण को, उस ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत। तो सर्वप्रथम विद्युत के बारे में सर थॉमस ब्राउन ने बताया। किसने बताया? सर थॉमस ब्राउन ने बताया। अब यह जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुआ है तो दो वस्तुओं के बीच घर्षण से उत्पन्न हो रहा है, अर्थात इसे हम लोग घर्षण वैद्युतिकी नाम देते हैं। क्या नाम दिया जाता है? घर्षण वैद्युतिकी नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत की उत्पत्ति जो है दो वस्तुओं के बीच में, आपस में दो वस्तुओं के बीच में घर्षण कराने से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया घर्षण वैद्युतिकी। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी का नामकरण हो गया कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी उस गुण का नाम है जिसके कारण हल्की वस्तुओं को या किसी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाता है, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और उसे हिंदी में विद्युत कहा गया। तब उसके बाद जो है एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक था। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब कांच के छड़ को रेशम के धागे से घर्षण कराया जाता है तो कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है। कांच का छड़ क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। और जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से घर्षण कराया जाता है तो उस स्थिति में एबोनाइट की छड़ धनावेशित हो जाता है। अब मुख्य बात यह समझना है कि इलेक्ट्रॉन, आखिर कोई वस्तु धनावेशित हुआ और कोई वस्तु ऋणावेशित हुआ, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम दो वस्तुओं के बीच घर्षण करा रहे हैं, उस स्थिति में जिस वस्तुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा कम होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिस वस्तुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
अगर वो कम होता है किसी अन्य वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा से, तो घर्षण कराने से जिसमें बंधन ऊर्जा कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, एजेक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वो धनावेशित हो जाता है, मतलब वो आयन में, धनायन में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा कम होता है तो दो वस्तु के बीच घर्षण कराने से इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाता है, और जिस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा अधिक होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है बल्कि उसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाता है। इसका मतलब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जिस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो जाता है वह परमाणु धनायन परमाणु में धनायन में बदल जाता है, और जिस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाता है वह ऋणायन में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स में भी वही कॉन्सेप्ट है कि जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो जाता है इस वस्तु के द्वारा तो उसमें वह वस्तु धनावेशित हो जाता है, और जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाता है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग ये समझ गए कि आवेश जो है, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। अब धन आवेश कैसे, सबसे पहले तो जानेंगे कि आवेश क्या होता है। चलिए इसको आप लोग समझ गए। इलेक्ट्रिसिटी नाम किसने दिया? सर थॉमस ब्राउन ने। कब दिया? सन 1646 ईस्वी में। कांच का क्षण धनावेशित होता है कि ऋणावेशित? तो कांच का क्षण धनावेशित होता है। कांच की क्षण, इसके बारे में किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताया विद्यार्थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कांच की छड़ जो है ये धनावेशित होता है। कांच की छड़ क्या होता है? धनावेशित होता है। और एबोनाइट की छड़ जो है ऋणावेशित होता है। एबोनाइट की छड़ क्या होता है? ऋणावेशित होता है। इसके बारे में किसने बताया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया। एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा गया था? बिल्ली की खाल से। तो एबोनाइट की छड़, बिल्ली की खाल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है एबोनाइट की छड़ में चले आए, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। अब इसी आधार पर पदार्थों को ऐसे वर्गीकृत किया गया, ऐसे समझा गया आवेश से संबंधित बातों को, कि यदि कांच की छड़ से किसी कांच की छड़ के निकट किसी वस्तु को अगर हम लाते हैं, अगर उस वस्तु के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि कांच का छड़ तो धनावेशित होता है, तो उस वस्तु पर भी प्रतिकर्षित हो रहा है, जो उस वस्तु पर भी धन आवेश है, जिसके कारण एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे हैं, अर्थात उस वस्तु पर भी धन आवेश होगा। और जब कांच की छड़ के निकट यदि किसी वस्तु को लाते हैं और यदि उनके बीच आकर्षण बल कार्य होता है, अट्रैक्ट किया जाता है उनको, उस वस्तु को छड़ के द्वारा, उस स्थिति में समझेंगे कि कांच के छड़ पर तो धन आवेश होता है लेकिन दूसरे वस्तु पर ऋण आवेश उपस्थित है, जिसके कारण वो आकर्षित हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से एबोनाइट की छड़ में देखा है कि एबोनाइट की छड़ के निकट यदि हम किसी वस्तु या पदार्थ को लाते हैं और यदि उन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो उस स्थिति में उस वस्तु पर भी एबोनाइट की छड़ के समान आवेश उपस्थित होगा। इसका मतलब कि एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित होता है तो उस वस्तु पर भी ऋण आवेश उपस्थित होगा। और यदि अट्रैक्ट किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, तब उस स्थिति में हम ये समझेंगे कि एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश तो होता है लेकिन उस वस्तु पर धन आवेश उपस्थित है। क्या इतना बात समझ में आ गया? ये हिस्टोरिकल तथ्य था। हिस्टोरिकल तथ्य कहने का मतलब कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस विद्युत आवेश के बारे में किसने बताया सर्वप्रथम, उसके बाद किसने बताया, विद्युत का नामकरण किसने किया, घर्षण वैद्युतिकी क्या होता है, इन सारी बातों का अध्ययन आप लोग क्लियर कर चुके, समझ चुके। इसमें कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट के जरिए बोलेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। और आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलिए। विशेष परिस्थिति में कोई जरूरत हो
बहुत आवश्यक हो तभी निकले, अन्यथा घर से नहीं निकले। सभी नियमों का पालन कीजिए आप लोग, और आप लोग घर बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि क्लास में जब पढ़िएगा तभी जाकर आपको समझ में आएगा। क्लास में जिस ढंग से पढ़ाया जाता है उस ढंग से आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से भी मिल जाएगा। इसलिए आप लोग को निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और आप लोग निसंकोच पढ़ाई में लग जाइए। और हम रेगुलर, आप लोग अगर देखिएगा, देखें या ना देखें, हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे। बीच में आप लोग नहीं देख रहे थे, बहुत कम लोग देख रहे थे, जिस कारण हमने वीडियो बनाना छोड़ दिया। उस टॉपिक को मैंने भी रोक दिया है। इस टॉपिक को हम शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि आप एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप लोग इस टॉपिक का अध्ययन कर सके, और कोई दिक्कत नहीं होगा, निसंकोच रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इतना समझ गए। अब हम लोग जानेंगे स्थिर वैद्युतिकी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। तो विद्यार्थी, कहा जाता है कि भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा, शाखा नहीं, शाखा मतलब मित्र होता है, शाखा मतलब ब्रांच, भाग होता है, तो हम भाग वाला शाखा बोल रहे हैं, कि भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, किसके बारे में ध्यान सुनिएगा, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश की स्थिति एवं प्रकृति, स्थिर आवेश की स्थिति एवं प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे ही हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। एक बहुत ध्यान से सुनिए, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। कहता है भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के स्थिति एवं प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब विद्यार्थी, इसमें एक नया वर्ड आया है, आवेश, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चार्ज। आवेश को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। आवेश, आवेश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ये आवेश क्या होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज लाइक समथिंग फंडामेंटल। ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा। इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करेंगे। इट इज लाइक समथिंग फंडामेंटल विच इज डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब कि यह आवेश एक प्रकार की मूलभूत इकाई होती है। आवेश एक प्रकार की मूलभूत इकाई होती है जिसकी उत्पत्ति एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण होता है। जिसकी उत्पत्ति एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण होता है। समझ गया आवेश को? आवेश दो प्रकार, आवेश पर सुनिए। आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, छोटा क्यू या बड़ा क्यू, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। आवेश को छोटा क्यू या बड़ा क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, जिसे बड़ा सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? बड़ा सी से। बड़ा सी क्यों लिखते हैं? कूलम जो है एक वैज्ञानिक का नाम है। तो वैज्ञानिक के नाम पर जब किसी मात्रक का संकेत लिखते हैं तो संकेत बड़ा अक्षर होना चाहिए, छोटा अक्षर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको बड़ा सी से संकेत में लिखते हैं। कूलम को बड़ा सी से संकेत में लिखा जाता है। अब इस आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है जिसका नाम है फैराडे। क्या नाम है? फैराडे। तब से पूछा जाए कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। आवेश बराबर एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिए। आवेश बराबर होता है, आवेश को Q से, Q बराबर होता है I इंटू टी। I इंटू टी। I मतलब होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। और T मतलब होता है समय। T मतलब क्या होता है? समय। तो विद्युत धारा और समय के गुणनफल को भी आवेश कहा जाता है। लेकिन ये आवेश के परिमाण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है?
परिमाण को प्रदर्शित करता है। एक और मुख्य बात कि आवेश जो है एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है। तो आपसे पूछा जाए, कई बार ऑब्जेक्टिव में आया भी है कि आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्योंकि विद्युत धारा भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। समय भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके पास परिमाण और दिशा होने के बाद भी अदिश राशि है। कौन? विद्युत धारा। क्योंकि ये त्रिभुज के जोड़ के नियम का पालन नहीं करता है, और जो भौतिक राशि त्रिभुज के जोड़ के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें सदिश राशि की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसलिए इसे विद्युत धारा को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। आगे विद्युत धारा चैप्टर में भी हम लोग इसको क्लियर करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेस करेंगे कि कैसे ये अदिश राशि है, सदिश राशि क्यों नहीं। और ये समझ गए कि आवेश को छोटा क्यों या बड़ा क्यों सूचित करते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश का परिमाण कितना होता है? तो Q बराबर I गुने T, दैट मींस विद्युत धारा गुने समय। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है विद्यार्थी? अदिश राशि। इतना समझ गए? बोलिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देख चुके हैं? चलिए अब हम लोग हेडिंग देंगे आवेश के प्रकार। क्या हेडिंग देंगे? आवेश के प्रकार। हेडिंग दीजिए सभी लोग, आवेश के प्रकार।